आप सभी लोगों का फिजिक्स हैबिट चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट 1 जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इससे यूनिट सेल, विजनर सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड बेसिस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरह के लेक्चर्स वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, यूनिट सेल। ए यूनिट सेल may be defined as the smallest unit of the lattice which on continuation repeat and generate the complete lattice। तो डियर स्टूडेंट, जो 3D में लैटिस होता है, 3D लैटिस, उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लैटिस का, जो कंटिन्यूसली रिपीट करती है, और यह रिपीटिशन जो है 3D में पूरे इंटायर लैटिस को क्या करता है, जनरेट करता है। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम यूस लैटिस के लिए यूनिट सेल बोला जाता है। तो यूनिट सेल जो होता है पूरे लैटिस का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो तीनों ही डायरेक्शंस में रिपीट होता है, उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर यूनिट सेल जो है, इट मे बी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स विच में जनरेट आर कंस्ट्रक्ट द यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, ये दोनों ही वेक्टर्स यूनिट सेल जनरेट कर सकते हैं, और इन्हीं के नाम पर अकॉर्डिंगली ए यूनिट सेल इज नेम्ड एज ए प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव वेक्टर होगा तो उससे जो जनरेट होगा यूनिट सेल, उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल, और जो नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर से जनरेट होगा यूनिट सेल, उसको हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है, जो 2D में लैटिस होते हैं, फॉर 2D लैटिस द यूनिट सेल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम। हाउएवर फॉर ए 3D लैटिस द यूनिट सेल आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोपाइड। तो 2D के जो लैटिस होते हैं, उसमें जो यूनिट सेल बनते हैं वो पैरेललोग्राम्स होते हैं। उनका जो शेप होता है पैरेललोग्राम जैसा होता है, इस तरह का। और जो 3D के लैटिस होते हैं, उसका जो शेप होता है वो पैरेललोपाइड जैसा होता है, इस तरह से। ये हो गया पैरेललोपाइड शेप। तो ये यूनिट सेल होती हैं 2D और 3D की। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ये गिवन लैटिस है, इसमें कौन सा ये जो सिलेक्टेड यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव होगा और कौन सा नॉन प्रिमिटिव होगा। तो इसमें यह लैटिस पॉइंट्स हैं, यहाँ एक दिया है, यहाँ लैटिस पॉइंट्स है इस तरीके से। फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है लैटिस पॉइंट। फिर यहाँ लैटिस पॉइंट है, यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरह से है। ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है। तो इसमें जो ये यूनिट सेल है ए बी सी डी जो यूनिट सेल है, इसमें ये जो लैटिस पॉइंट नहीं है, ये लिखा गया है। तो ये जो यूनिट सेल हुआ यहाँ पर ए बी सी डी, ये यूनिट सेल, इसमें हम देख सकते हैं जो लैटिस पॉइंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर इस कार्नर पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बीच में कोई भी यूनिट, कोई भी लैटिस पॉइंट्स इसमें आ नहीं रहा है। तो ऐसे जो यूनिट्स होते हैं यूनिट सेल, उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ यूनिट सेल के कार्नर्स पर ही आते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, ये जो यूनिट सेल है KLMN, तो इसमें जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो N कार्नर, A कार्नर,
एल कार्नर और एम कार्नर के साथ साथ एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। तो ऐसे यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स बोलते हैं, जिसमें कार्नर्स के अलावा भी बीच में किसी अदर पोजीशंस पर लैटिस पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ई एफ जी एच जो यूनिट सेल है, इसमें भी ये यहाँ पर जो है बीच में एक लैटिस पॉइंट्स आ रहा है। यहाँ पर तो है ही जो कार्नर्स पर है, इस कार्नर्स के अलावा यहाँ पर भी आ रहा है लैटिस पॉइंट। तो ये यूनिट सेल भी जो है वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ कार्नर्स पर ही एग्जिस्ट करते हैं, अकर करते हैं, ऐसे यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। और जिस यूनिट सेल्स में लैटिस पॉइंट्स कार्नर्स के साथ साथ किसी अदर पोजीशंस पर भी आते हैं, ऐसे यूनिट सेल को हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट वॉल्यूम सेल। जो प्रिमिटिव सेल्स होता है यह सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का सेल होता है, और जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं वे में भी वो थोड़े लार्जर वॉल्यूम हो सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ऑल द लैटिस पॉइंट्स बिलोंगिंग टू ए प्रिमिटिव यूनिट सेल लाइज एट इट्स कार्नर्स, जो हमने बताया वो बताया जा रहा है। देयरफॉर द इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए प्रिमिटिव सेल इज 1। तो प्रिमिटिव सेल्स में कार्नर्स पर ही लैटिस आते हैं, और इनका यदि हम इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल यदि हम कैलकुलेट करें तो इसकी संख्या 1 होती है। अब इसमें यदि हम बात करें नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो इट मे हैव द लैटिस पॉइंट एट द कार्नर्स एज वेल एज एट अदर लोकेशन बोथ इनसाइड आर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, एंड देयरफॉर द इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए नॉन प्रिमिटिव सेल इज ग्रेटर देन 1। तो नॉन प्रिमिटिव सेल्स में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं कार्नर्स के साथ साथ किसी अदर साइड्स पर भी हो सकते हैं, लोकेशंस पर हो सकते हैं, जो वो या तो इनसाइड दी यूनिट सेल हो सकता है, जैसे ये यूनिट सेल है इसके अंदर हो सकता है लैटिस पॉइंट, या फिर इसके सरफेस पर हो सकता है, यहाँ पर या यहाँ पर, तो कहीं भी हो सकता है। इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आएंगे पर यूनिट सेल में वह ग्रेटर देन 1। डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। कैसे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यदि हमें कोई लैटिस पॉइंट्स गिवन हो, उसकी हेल्प से हम प्रिमिटिव सेल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम 2 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला है कि कनेक्ट ए गिवन लैटिस पॉइंट O टू ऑल दी नियरेस्ट या नियर बाई लैटिस पॉइंट्स। तो पहले क्या करेंगे कि जो लैटिस पॉइंट्स दिए रहेंगे, 2000 लैटिस पॉइंट्स होंगे, एक लैटिस पॉइंट चूज करेंगे, उसको हम O से इंडिकेट कर लेंगे, और उसके बाद जो है कि जो बाकी उसके पास आसपास के जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनको उस पॉइंट से क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे एक लाइन के थ्रू। फिर क्या करेंगे, तो सेकेंड जो स्टेप है, पहला तो ये स्टेप हो गया कि हम लैटिस पॉइंट को कनेक्ट कर लेंगे। सेकेंड जो स्टेप्स है, ड्रा नॉर्मल्स एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन कनेक्टिंग द लैटिस पॉइंट। जो लैटिस पॉइंट्स मिड में जो हमने O लिया है पॉइंट, और जिस पॉइंट से हमने लाइन कनेक्ट किया है उस पर एक मिड में बीच में क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। तो जितने भी पॉइंट्स कनेक्ट किए हैं सबसे नॉर्मल ड्रा कर लेंगे, और वो नॉर्मल्स एक दूसरे को इनके इंटरसेक्ट करेंगे और एक क्लोज्ड
शेप बना लेंगे। तो वही जो शेप होगा वही शेप जो है कि प्रिमिटिव सेल होगा। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द नॉर्मल्स इज द रिक्वायर्ड प्रिमिटिव सेल एंड सच ए सेल इज कॉल्ड विग्नर सीरीज सेल। तो जो नॉर्मल्स ड्रा किया गया उससे जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का सेल जो बनेगा वही क्या होगा, प्रिमिटिव सेल, जिसको हम विग्नर सीरीज सेल बोलते हैं। और यदि ये 3D का यूनिट सेल बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो उससे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ दी प्रिमिटिव सेल, यह यदि इसका जो डायमेंशन है एक डायरेक्शन में ए है, जो सेकेंड में बी और थर्ड में सी है, जो कि इसको हम फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर या फिर क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस जो है यूनिट सेल के लिए, यह है ABC वेक्टर्स फॉर्म में, यहाँ पर वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा मॉड ऑफ वेक्टर A डॉट B क्रॉस C, जो वॉल्यूम होता है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, यह उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं इसमें किस तरीके से इसको ड्रा करते हैं, इसका फिगर डायग्राम। यहाँ पर दिया हुआ है ये लैटिस पॉइंट्स, जैसे हम इसको यहाँ पर ड्रा करके देखते हैं। ये है मिड पॉइंट O, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, इधर कहीं है, यहाँ पर है, इस तरीके से दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले इस लैटिस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया जाएगा, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ से यह वो हमने ले लिया, इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ, यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। इसका मिड पॉइंट है यहाँ, इससे हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे। इसका मिड पॉइंट है यहाँ, यहाँ से हम एक नॉर्मल बड़ा सा ड्रा कर लेंगे। इसका मिड पॉइंट यहाँ, यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, इसका यहाँ से और इसका इस तरीके से। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो यूनिट सेल बन गया, ये हम इसका नाम लिखना चाहे A B C D E F, ये जो हो गया, यह एक यूनिट सेल बन गया। इसी को हम विग्नर सेल, विग्नर सीरीज सेल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ यूनिट सेल। तो कोई भी लैटिस पॉइंट दिया हुआ है, उसमें जो यूनिट सेल होगा उसकी चॉइस क्या होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंस देयर एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ए यूनिट सेल, चॉइस ऑफ ए कन्वेंशनल यूनिट सेल इज ए मैटर ऑफ कन्वीनियंस। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो कोई भी लैटिस पॉइंट्स दिया है, उसमें जो यूनिट सेल चूज करने का जो तरीके हैं, वे कई तरीके हो सकते हैं। जो भी हम चॉइस करते हैं यूनिट सेल्स की सिलेक्शन के लिए, वह एक कन्वेंशनल चीज़ है, वो एक मैटर ऑफ कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं। तो इसमें जो आइडियल जो चॉइस होती है, आइडियली जो होता है, वी चूज द प्रिमिटिव यूनिट सेल हैविंग द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम शुड बी चूजन एज द कन्वेंशनल यूनिट सेल। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होता है, प्राथमिकता ये रहती है कि हम स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का प्रिमिटिव सेल चूज करें, और वही जो है कि उसका कन्वेंशन यूनिट सेल कहा जाएगा। लेकिन समटाइम्स हाउएवर, समटाइम्स ए नॉन प्रिमिटिव सेल इज सेलेक्टेड एज द कन्वेंशनल यूनिट
cell because it possesses higher symmetry than a primitive cell। तो कभी कभी क्या होता है कि हम प्रिमिटिव यूनिट सेल ना सेलेक्ट करके नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल सेलेक्ट करते हैं और वही जो है कि कन्वेंशनल यूनिट सेल हो जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो नॉन प्रिमिटिव सेल जो सेलेक्ट कर रहे हैं इसकी जो सिमेट्री होती है वो प्रिमिटिव सेल के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हाई सिमेट्री का यूनिट सेल होता है, इसलिए हम नॉन प्रिमिटिव सेल को भी कन्वेंशनल यूनिट सेल के फॉर्म में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यूनिट सेल्स सेलेक्ट करने का जो कन्वेंशन है वो दो हैं। एक तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होना चाहिए, जो यूनिट सेल हम चूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम स्मॉलेस्ट हो। दूसरा जो है कि उसका जो सिमेट्री है वो क्या हो, हायर हो। बाकी जो यूनिट सेल हम ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में उसकी सिमेट्री क्या हो, हायर हो। तो जो भी बेटर होगा चॉइस में वो हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं कि कितने टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स 3D में। तो जो 3D लैटिस होते हैं उसके केस में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर है पहला टाइप जो होता है सभी इसका टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा टाइप है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब इसी में नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक वो होता है, पहला टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा इंड सेंटर्ड या फिर सी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो रेस्टोरेंट यहाँ पर जो सेंटर्ड की स्पेलिंग है ये दो तरीके से भी लिखी जाती है, देखिए ये भी तरीका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। काफ़ी जगहों पर इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगहों पर इस तरह से लिखा मिलेगा, तो दोनों यूज कर सकते हो। तो 1 बाय 1 हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड या फिर सी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में हम लोग नीचे वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल यहाँ पर बनाया गया है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में आप देख सकते हैं यह एक पैरेललो पाइप्ड यूनिट सेल है जिसमें 8 कार्नर्स हैं ये टोटल, और 8 के 8 सभी कार्नर्स पर एक एक लैटिस पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहा है। अब ये जो पॉइंट्स हैं या इस पर जो एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सिचुएटेड हैं वे एक ही टाइप के हैं। इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग प्लेन्स को दिखाने के लिए इसमें डिफरेंट कलर्स यूज किए गए हैं। यहाँ पर येलो और यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर है। तो यहाँ पर ये जो एटम्स है देख सकते हैं, ये यहाँ का जो एटम है यहाँ पर है, यहाँ का जो एटम है यहाँ पर है और यहाँ का एटम यहाँ है, इसका एटम यहाँ पर है। सिमिलरली यहाँ के जो इस प्लेन में 4 एटम्स है वो यहाँ दिखाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक कार्नर से यह 1/8 पोर्शन आ रहा है और 8 कार्नर्स हैं। तो यह पूरा टोटल इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिव आएंगे यह 1/8 × 8 यानी 1। तो 1 एटम्स जो है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में इफेक्टिवली आ रहे हैं। अब फेस सेंटर्ड की बात किया जाए, फेस सेंटर्ड जो यूनिट सेल्स होते हैं इसमें जो एटम्स होते हैं लैटिस पॉइंट्स वो कार्नर्स पर होते हैं, सभी कार्नर्स पर यहाँ पर देख सकते हैं। और इस साथ ही साथ जो फेस है, ये जो फेस है यूनिट सेल का इसके सेंटर पर। तो यूनिट सेल है इसके 6 फेसेस होते हैं और इसमें जो है यूनिट सेल का ये जो लेंथ इसको हम एज बोलते हैं, एज लेंथ ऑफ दी यूनिट सेल। तो यह जो है कि इसकी जो संख्या होती है यूनिट सेल में 3D यूनिट सेल है तो इसकी जो संख्या होती है एज की वो 12 होती है 12, और फेस जो होता है फेस की जो संख्या होती है वो 6 होती है। तो जो 6 फेसेस हैं ये 6 के 6 फेसेस क्या होंगे, सेंटर्ड होंगे, यानी इसके फेस के सेंटर पर एक एक लैटिस पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे हम यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ इफेक्टिव
लैटिस पॉइंट्स की बात होगी तो कार्नर्स 8 हैं, 8 कार्नर से 1/8 एक कार्नर का और 8 कार्नर से तो ये हो जाएगा प्लस 6 फेसेस हैं और एक फेस पर जो एटम है वो 2 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं आधा पोर्सन यहाँ दिख रहा है, तो यह हो जाएगा 1/2 × 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा। यानी जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं इसमें नंबर ऑफ जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो टोटल इसमें 4 होते हैं। अब यदि हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं इसमें लैटिस पॉइंट्स जो हैं कार्नर्स पर एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही जो इस यूनिट सेल का बॉडी है, बॉडी सेंटर वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एक ही टाइप के एटम्स यहाँ पर होंगे, मतलब सिमिलर टाइप के एटम्स होंगे। जो एटम यहाँ पर है वही एटम यहाँ पर भी होगा। हमने बताया कि कलर्स बेस लोकेशन, अलग अलग लोकेशन के एटम्स को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 8 कार्नर से 1/8 × 8 1 एटम्स आ गए और जो बॉडी सेंटर का जो एटम है वो पूरा इस यूनिट सेल के अंदर है, तो ये 1 हो गया नंबर ऑफ एटम्स। तो दोनों मिलाकर क्या जाएगा 2। तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो संख्या इसमें 2 होती है। अब यदि बात करें इंड सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो ऐसे यूनिट सेल्स होते हैं जिसमें एटम्स या लैटिस पॉइंट्स कार्नर्स पर आते हैं और साथ ही साथ जो 6 फेस है उसमें से जो 3 पेयर्स बनते हैं उसके किसी एक पेयर जो है कि सेंटर्ड होता है। जैसे ईयर और ईयर जो है सेंटर्ड है पेयर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 1/8 × 8 और प्लस यह जो 2 फेस हैं, एक फेस है 1/2, तो यह टोटल जो है कि आएगी संख्या 2। तो इसमें जो है कि टोटल 2 लैटिस पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यदि हम इसकी समराइज करें तो जो लैटिस पॉइंट की जो इफेक्टिव संख्या है प्रिमिटिव सेल में 1 है, फेस सेंटर्ड में 4 है, बॉडी सेंटर्ड में 2 है और इंड सेंटर्ड में 2 है। ठीक है, जो बेसिस है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है लैटिस स्पेस लैटिस जो होता है वो जो है डिफाइन होता है डिफाइंड एज एन array of imaginary points which are so arranged in space that each point has identical surrounding। तो किसी भी स्पेस लैटिस जो होता है 3D का स्पेस लैटिस उसमें जो है कि इमेजिनरी पॉइंट्स का वो अरे होता है और यह पॉइंट्स जो हैं इस तरह से अरेंज होते हैं स्पेस में कि जितने भी पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे, जो भी पॉइंट हम चूज करेंगे, हमें देखने को यह मिलेगा कि उसके आसपास जो सराउंडिंग है वो क्या है, आइडेंटिकल सराउंडिंग का हमें दिखेगा। तो सिमेट्री जो है या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है इज ऑलवेज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एटम रादर देन पॉइंट्स। तो जो रियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, न कि उसमें कोई पॉइंट्स होता है। यह पॉइंट्स जो है कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो सिंप्लिसिटी के लिए, इसको समझने के लिए हम एटम्स को पॉइंट से रिप्लेस करते हैं। Thus, in order to obtain a crystal structure, an atom or a group of atoms must be placed on each lattice point in a regular fashion। तो इसका मतलब यह होता है कि यदि हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन करना है तो जो एटम है इसमें जो एटम का यदि क्रिस्टल एटम से बना हुआ क्रिस्टल या ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ क्रिस्टल है उसको हम प्लेस करेंगे इस एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को ऑन ईच पॉइंट लैटिस पॉइंट। जो लैटिस पॉइंट्स हैं उस पर हम इसको क्या करेंगे, रेगुलर फैशन में प्लेस करेंगे तो वो क्रिस्टल्स हमें मिल जाएगा। सच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड द बेसिस।
तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है या एटम है जिसको हम लैटिस पॉइंट्स के प्लेस पर रख रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। वही क्या है, बेसिस है। एंड एक्ट्स एज ए बिल्डिंग यूनिट आर ए स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यही जो बेसिस है, यही जो है कि बिल्डिंग यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट का काम करता है कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। Thus a lattice combined with a basis generate the crystal structure। तो इस तरीके से यदि लैटिस पॉइंट्स पर हम बेसिस को प्लेस करते हैं, यानी लैटिस के साथ हम बेसिस को कंबाइन कर लेते हैं, तो जो पूरा क्रिस्टल है, होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो क्या होता है, जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकली जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि स्पेस लैटिस या सिंपली लैटिस प्लस बेसिस जो है ये मिल करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी स्पेस लैटिस प्लस बेसिस इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दस वेयर एज ए लैटिस इज ए मैथमेटिकल कंसेप्ट। तो जो लैटिस है वो एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ए फिजिकल कंसेप्ट। तो लैटिस जो है ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फिजिकल कंसेप्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक एग्जांपल के साथ देखें किस तरीके से लैटिस पॉइंट जो है कि बेसिस से रिप्लेस होकर के क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। द जनरेशन ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए 2 डायमेंशनल लैटिस एंड ए बेसिस इज इलस्ट्रेटेड बिलो। यहाँ पर नीचे जो है कि 2 डायमेंशनल लैटिस दिया है और उससे जो है कि लैटिस के साथ बेसिस को इंक्लूड करने से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है उसका यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है। द बेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। तो यहाँ पर जो बेसिस है वो उसमें 2 एटम्स हैं जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ओपन सर्किल से और क्लोज्ड सर्किल से या सॉलिड डॉट से, हैविंग ओरिएंटेशन एज शोन इन द फिगर। तो इसमें फिगर में दिया गया जो ओरिएंटेशन है उसके कारण तो ये जो है कि लैटिस पॉइंट्स हैं, ये सब क्या हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि ये बेसिस है, यानी जो इसका ओरिएंटेशन एक यहाँ पर एटम है और एक यहाँ पर एटम है, ये लार्ज साइज का, ये स्मॉल साइज का है। ये इस तरह से है, ये प्लेन में इंक्लाइन है और इसमें जो है कि हर लैटिस पॉइंट पर इसको हम इस लैटिस पॉइंट से रिप्लेस कर दिया बेसिस से। ये जो बेसिस है ये आ गया इस लैटिस पॉइंट पर। इसी तरह से ये जो लैटिस पॉइंट है यहाँ पर आ गया ये बेसिस, वही बेसिस आ गया। फिर इस पॉइंट पर लैटिस पॉइंट पर ये एक बेसिस आ गया, इस लैटिस पॉइंट पर ये बेसिस आ गया और इस लैटिस पॉइंट पर ये बेसिस आ गया। इस तरीके से हर लैटिस पॉइंट्स को हमने ये जो बेसिस है इस बेसिस से हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो यह जो है कि होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल गया। तो ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस तरीके से है। यहाँ पर बड़ा साइज का एटम्स है, उसी के जो है कि नीचे थोड़ा सा पहले डिस्टेंस पर यह स्मॉल साइज के आ रहे हैं, यानी ये दोनों मिल करके एक साथ बॉन्ड बना करके बने हैं। तो ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल रहा है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लेसिंग द बेसिस ऑन ईच लैटिस पॉइंट सच दैट द सेंटर ऑफ द बेसिस कोइंसाइड विद द लैटिस पॉइंट। तो यह इस तरीके से रखा गया है कि जो इस बेसिस का जो सेंटर है वो लैटिस पॉइंट से कोइंसाइड करे। या थोड़ा बहुत शिफ्ट भी करके रख सकते हैं, तो शिफ्ट करके रखेंगे तो बाकी सारे जो बेसिस सबको उतना ही शिफ्ट करके रखना पड़ेगा। इसलिए तो सिंप्लिसिटी के लिए यही है कि इसका जो सेंटर है इस बेसिस का वो लैटिस पॉइंट पर कोइंसाइड करे। तो इस तरीके से यह पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेसिस की हेल्प से जनरेट किया जाता है। बेसिस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए बेसिस में वेरी फ्रॉम 1 to several thousands, whereas the number of space lattice possibly is only 14 as will be described in the later videos. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बेसिस है, बेसिस में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनकी संख्या जो है कि 1 से लेकर के कई हज़ार तक हो सकती है, सेवरल थाउजेंड तक हो सकती है। अलग अलग ऐसे मॉलिक्यूल्स या क्रिस्टल्स हैं जिनमें बेसिस जो है, बेसिस में जो एटम्स आते हैं उनकी संख्या थाउजेंड्स में ही होती है। जबकि जो नंबर ऑफ स्पेस लैटिस है, जो स्पेस लैटिस जिसकी बात करें, लैटिस प्लस बेसिस, जो लैटिस है यानी लैटिस पॉइंट्स जो है वो पॉसिबली जो है कि 14 टाइप्स के हो सकते हैं, 14 टाइप के ही हो सकते हैं। तो बाकी जो बेसिस एटम्स की संख्या वो कई हो सकती है, हज़ार हो सकती है। तो ये जो बेसिस 14 है जिसको हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं, यह हम लोग बाद में देखेंगे। एज ए लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर may be obtained from just 14 space lattice simply because of these different types of bases available। तो जो लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स जो हैं उनको हम 14 स्पेस लैटिस की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज जो बेसिस की अवेलेबिलिटी है वो कई तरीके की होती है। इफ द बेसिस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एटम ओनली द मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। तो यदि जो बेसिस है, बेसिस में यदि मान लेते हैं कि सिंगल एटम का यदि वो है, जैसे कॉपर हो गया या फिर कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, इन सब का यदि क्रिस्टल है तो वो जो क्रिस्टल होगा वो मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोएटॉमिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो कॉपर जो होता है ये एक मोनोएटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉपर का वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। फिर आगे एग्जाम्पल जो है, कम्प्लेक्स बेसिस आर फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो कम्प्लेक्स बेसिस का जो एग्जाम्पल्स हमें मिलता है वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मिलता है, जैसे डीएनए हो गया या आरएनए हो गया या कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हो गए। इन सब का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसमें जो बेसिस होते हैं उनमें जो एटम्स की संख्या होती है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में होते हैं। तो ये जो हमें बायोलॉजिकल सिस्टम्स में देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोगों को यूनिट सेल, बिजनेस सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और बेसिस का अच्छे से डिटेल पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।